नमस्कार प्रिय दर्शकों, पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं। हमने जो अभ्यासार्थ ये प्रैक्टिस हिंदी व्याकरण के प्रकरणों पर विचार करने का जो एक लक्ष्य बना रखा है, उस पर आज हम एक नया प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य या वाक्य रचना। इसमें हमने इसको शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा पराकथन करूंगा 2 मिनट के लिए, आप धैर्य से सुने। हमने इस अभ्यास में शुरू किया था व्याकरण के ऊपर किए जाने वाले 3 प्रकार के विचार: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हमने स्वर और व्यंजनों का अभ्यास करते हुए, सीखते हुए, भेद प्रभेद सीखते हुए, उनका प्रयोग करते हुए अभ्यास किया। उसके बाद में हम आए शब्द पर। वर्णों के समूह से जिसका कुछ कुछ अर्थ समझ में आ जाए उसे शब्द कहते हैं। और शब्दाध्ययन में हमने फिर बहुत कुछ सीखा। शब्दों के भेद, जैसे अ उ र रू ध्वनि का एक सूत्र मैंने आपको दिया था, उसके आधार पर हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के शब्द होते हैं, उनका अभ्यास किया। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द हमारे हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, उनका अभ्यास किया। फिर रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हमने सीखे: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, इनका ज्ञान लिया। और उसके बाद में रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का महती ज्ञान लिया, जो व्याकरण का गर्भ है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि विकारी और अविकारी 2 तरह के रूप परिवर्तन के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द काम में आते हैं। विकारी के 4 भेद पढ़े, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी के भी 4 भेद पढ़े: क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक काव्य, संबंध बोधक काव्य और विस्मयादि बोधक काव्य। इनका अध्ययन करते हुए फिर हम सीधी सी सरल बात पर आए, संधि पर। शब्दों की जो संधि होती है, जोड़ तोड़ होता है, जिससे हम शब्द का सरलार्थ अपने आप समझ पाएं, ऐसी संधि प्रक्रिया सीखी। फिर समास सीखा, यानी शब्द को सूक्ष्म रूप देते हुए उसका 6 प्रकार के समास सीखे। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि का सूत्र लेते हुए समास का अध्ययन किया। और उसके बाद में हमने शब्दों का अध्ययन पूर्ण करते ही फिर शुद्धिकरण पर आए। और अब आज हम शुरू कर रहे हैं वाक्य रचना। तीसरा जो प्रकरण है या विचारणीय बिंदु है हिंदी व्याकरण में, उसमें है वाक्य विचार। और परम प्रिय छात्र छात्राओं, वाक्य का सीधी सी परिभाषा, सरल सी भाषा आप ये माने कि वर्णों के मेल से कुछ समझ में आए ऐसा वर्णों का समूह शब्द होता है। और शब्दों के समूह से वक्ता की कही हुई बात हमारे पूरी समझ में आ जाए, उस शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये अपनी भाषा में इसकी परिभाषा बनाते हुए आप लिख सकते हैं आसानी से। इसको कोई रटने की या याद रखने की जरूरत नहीं है कि वक्ता के कहे हुए ऐसे शब्द या शब्दों का समूह है जिसका हमें पूरा समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ना एक शब्द है एक शब्द है। और इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया के मेल से इस वाक्य समूह, शब्द समूह को हमने वाक्य का रूप दे दिया। और हम समझ गए कि राम नाम कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, वो पढ़ रहा है, इसलिए ये वाक्य हो गया और इसका अर्थ हमें समझ में आ गया। अब इस पर विचार करते हुए हम विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। ये एक रुचिकर मुद्दा है और महती मुद्दा है व्याकरण का, इसलिए शामपट पर मैंने इसके कुछ हिंट्स दिए हैं आपको। जैसे पहला है पराकथन, और मैंने जो आपके सामने पराकथन किया, इसमें कोई आप परेशान नहीं किया है। मैंने एक सरल सी भाषा में 2 मिनट में आपके सामने ये बताया कि व्याकरण के समस्त बिंदु जो हमने पीछे सीखे हैं, उसके आगे का बिंदु वाक्य रचना है। तो पराकथन के बाद में वाक्य विचार, इस पर हम विचार करेंगे।
वाक्य विचार। तीसरा व्याकरणिक बिंदु वाक्य विचार है, जिसमें वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ये इसकी सरल सी परिभाषा बना लीजिए। शब्दों की क्रमबद्ध रचना ही शुद्ध वाक्य कहलाता है। जैसे यदि आपने शब्दों को क्रमबद्ध से, यानी पहले बाकायदा सही ढंग से कर्ता, काम का करने वाला, फिर उसके बाद में कर्म और उसके बाद में क्रिया, या बीच में कोई उसका पूर्व और छूट गया, वो समाहित करते हुए यदि शब्दों की क्रमबद्धता को नहीं रखेंगे तो वाक्य का अर्थ अनर्थ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने एक उदाहरण श्यामपट पर लिखा है। जैसे शुद्ध वाक्य कहलाता है, सरला छत के ऊपर खड़ी है। सरला छत के ऊपर खड़ी है। सरला इसमें कर्ता कारक है, या यूं कहो वह छत के ऊपर खड़ी क्रिया है, उसकी खड़ी हो जाना। और इन्हीं शब्दों को यदि हम यूं कहें कि छत है सरला के ऊपर खड़ी, इधर उधर कर दिया टेढ़े मेढ़े शब्दों को, तो ये बात अर्थ का अनर्थ हो गया, बिल्कुल वाक्य अशुद्ध हो गया और कुछ भी समझ में नहीं आया कि छत सरला नाम की लड़की के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है। इसलिए शुद्धिकरण इसी में है कि हम क्रमबद्ध वाक्य, कारण क्रमबद्ध बदलने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए क्रमबद्धता रखिए, ये इसकी विशेषता है। फिर आगे बढ़ेंगे। वाक्य के अंग, भेद नहीं, भेद तो आगे आएंगे। वाक्य के अंग, यानी कोई भी वाक्य है उसके दो अंग माने हैं विद्वानों ने। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। इसको ठीक से समझिए, क्योंकि आगे की वाक्य रचना में जो भेद पर भेद हम पढ़ेंगे वाक्य के, उन सब में ये उद्देश्य और विधेय से हमारा विधेय बराबर काम करेगा। इसी के आधार पर हम वाक्य रचना को समझ सकेंगे, सीख सकेंगे और उसके भेद पर भेद को ठीक ठीक से हमारे ज्ञान में समाहित कर सकेंगे। इसलिए यहाँ कह रहा हूं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये ठीक से सीखिए परिभाषा। जिसके बारे में, यानी कर्ता के लिए, जिसके बारे के मतलब कर्ता होता है काम करने वाला, कर्ता के लिए कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और उस कर्ता के बारे में, यानी काम के करने वाले के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे छोटा सा वाक्य है, जैसे कृष्ण यमुना तट पर खेल रहा है। अब यहाँ कृष्ण के बारे में कहा गया है, तो कृष्ण कर्ता है, यानी कृष्ण तो उद्देश्य है, और उसके बारे में ये कहा गया कि यमुना तट पर खेल रहा है। ये शेष बचा हुआ जो मैटर है सारा का सारा, ये विधेय है। बस इसी से समझ लीजिए कि उद्देश्य और विधेय का मतलब ये है कि जिसके बारे में जो कहा जाए वो उद्देश्य है, और उस जिसके बारे में कहा जाता है वो जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। ये आगे चल करके आपको थोड़ा और विस्तृत रूप दूंगा इसका। इसमें चाहे कितना छोटा हो और कितना ही बड़ा वाक्य आप बना लें, लेकिन उद्देश्य और विधेय एक ही होगा उसमें, तो वो सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। आगे बढ़ेंगे। वाक्य के भेदों के तीन आधार हैं। जिस तरह से हमने शब्दों के भेदों के आधार सीखे थे, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर, इस तरह से जो भेद सीखे थे उसके ध्वनि के आधार पर, इसी तरह से वाक्य के भी भेद के तीन आधार हैं। पहला आधार है क्रिया के आधार पर, यानी काम का करना या होना जहां पाया जाए वहां उसे क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहला भेद जिसमें विद्वानों ने किया क्रिया के आधार पर, और ये वच के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्रिया के आधार पर इसके तीन भेद हैं। कर्तृवच, शुद्ध सीखिए, कर्तरी में कई यहाँ री लगा देते हैं, क और तय के ऊपर र चढ़ गया, तय के नीचे री लग गई, शुद्ध वाक्य है कर्तृवच। इसी तरह से भर्तरी हरी लिखेंगे आप तो भर्तरी में इसी तरह से होगी, ऊपर र चढ़ेगा नीचे रे पड़ेगा। कुछ कुछ लिखना नहीं आता, शुद्ध लिखते हैं, इसलिए भर्तरी कर्तरी ये शुद्ध लिखिए। तो क्रिया के आधार पर इसके तीन भेद हैं, कर्तरीवच, कर्मवच और तीसरा है भाववच। ये समझने में बड़े सरल हैं, क्योंकि जहां कर्ता प्रधान हो ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के
काम के करने वाले के बारे में कही जाती है वो वाक्य कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य हुआ, इसमें काम का करने वाला राम है और उसके बारे में कहा कि पुस्तक पढ़ रहा है। और कर्मवाच्य जो है इसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्ता प्रधान, इसमें कर्म प्रधान। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, या राम ने पुस्तक पढ़ी, या राम ने पुस्तक को पढ़ा, इस तरह से कोई भी किसी भी काल में हो, लेकिन कर्म जहां प्रधान है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और तीसरी प्रकार का वाक्य है भाववाच्य। इसमें ना कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा खेला नहीं जाता है, इस बुढ़िया के द्वारा उठा नहीं जाता है, आदि आदि। जिसमें भाव की विव्यंजना हो वहां भाववाच्य होता है। इसलिए क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को याद रखते हुए इनकी परिभाषाएं समेत आप इसको ध्यान में रखिए। ये क्रिया के आधार पर भी भेद है और वाच्य के आधार पर बात एक ही है, यानी इसमें क्रिया की स्थिति सामने आती है। और अब हम दूसरी प्रकार का जो वाक्य के भेद हैं वो हैं 8 प्रकार के, जिसको कहते हैं अर्थ के आधार पर। जैसे हमने उधर शब्द व्यंजना में भी सीखा था कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भी 8 भेद सीखे थे, और यहाँ हमने इसका वाक्य का भी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद हमारे सामने आते हैं। यथा पहला है विधानवाचक, जैसा कि बहुत सरल है। विधानवाचक से मतलब है जहां काम का करना या होना पाया जाए, यानी सकारात्मक भी कहते हैं इसको, जहाँ सकार हो बात का हाँ हो। जैसे विधानवाचक में है वाक्य लिखा है, मैंने उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कोई भी वाक्य आप बोले, हरीश खेद रहा है, मोहन मैदान में दौड़ रहा है, कविता गाना गा रही है, आदि आदि जितने ये शब्द हैं ये सब विधानवाचक वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। इनको पॉजिटिव वाक्य के नाम से भी अंग्रेजी में जाना जाता है। इसीलिए ये अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद हुआ विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक, जैसा कि इसके शब्द से ही बोध हो रहा है। निषेध मन इनकार होना, मना करना, नटना। जैसे इसी वाक्य के मन भेद दिए हैं आपको सरल सीखने के लिए। अलग अलग वाक्य इसलिए नहीं बनाए कि इसी से सीखिए। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यहाँ राम के पुस्तक पढ़ने की क्रिया पहले वाक्य में तो सकारात्मक थी और इसमें नकारात्मक है, अर्थात इसमें इनकार हुआ जाता है। इसलिए ये हो गया निगेटिव, अंग्रेजी में इसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में कहिए निषेधवाचक। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, सरला गाना नहीं गाती है, मोहन आज नहीं आया है, इस तरह से जिसमें इनकार हुआ जाए उसे निगेटिव वाक्य कहते हैं या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरी प्रकार का वाक्य है प्रश्नवाचक। प्रश्न से सीधा सा बात है, जहां प्रश्न किया जाए, आप क्यों नहीं आए, इसी वाक्य पर लेंगे, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, एक में राम पुस्तक पढ़ता है, एक में राम पुस्तक नहीं पढ़ता, तीसरे में प्रश्न कर दिया, क्या राम पुस्तक पढ़ता है या राम पुस्तक क्यों पढ़ता है, आदि आदि लगा करके इसको प्रश्नवाचक वाक्य में दे दिया। और इसी वाक्य को दोनों को मिला करके, निषेध को प्रश्नवाचक वाक्य को मिला करके, इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोनेगेटिव के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, जिसमें नकारा भी जाता है और प्रश्न भी किया जाता है। जैसे क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या मोहन आज मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है, आदि आदि वाक्य जो हैं इनमें निषेध और प्रश्न दोनों का समाहित हो जाता है, लेकिन इसको अलग से नहीं लिया गया है, इन्हीं में मर्ज हो गया है। और चौथे प्रकार का वाक्य का भेद आया आज्ञावाचक वाक्य। जैसे इसी वाक्य पर है, राम इस कुर्सी पर मत बैठो, इधर मत जाओ, जिसमें आज्ञा दी जाए। जैसे मोहन कमरे से बाहर चले जाओ, हरीश कमरे के अंदर मत आओ, यहाँ हुक्म दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है। और इसीलिए चौथी प्रकार का वाक्य के भेद में आया आज्ञावाचक वाक्य।
और पांचवा भेद है फिर इच्छावाचक वाक्य, यानी अर्थ के आधार पर पांचवा भेद वाक्य का किया, इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थ वाक्य, कोई सा शब्द काम में लीजिए। जैसे राम तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ये किसी व्यक्ति ने कहा है, उसके लिए इच्छा व्यक्त की है, भगवान करे तुम खुश रहो, तुम्हें सदैव प्रसन्न रखे, परमात्मा तुम्हें सदैव प्रसन्न रखे, तुम्हारी आयु चिरायु हो। ऐसे जो वाक्य हैं ये इच्छावाचक वाक्य हैं, इच्छार्थक वाक्य हैं। और इसका अगला भेद है छठा, विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी जहां हर्ष, शोक, दुख, खेद ये भावना जहां प्रकट होती है वहां विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे ये क्या हो गया, और खुशी मनाई जा रही है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हो, इत्यादि में उनकी प्रशंसा या उसकी बधाई दी जा रही है। ऐसे जो वाक्य हैं ये विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें विस्मय का आदि शब्दों का बोध हो। और सातवां भेद है संदेहवाचक वाक्य, जहां किसी काम के होने में शंका, संदेह हो, वहां संदेहवाचक वाक्य का रूप होता है। जैसे शायद वे कल आए, अब पक्की बात नहीं है, शायद लग गया, इसका मतलब संदेह है। या यूं कह सकते हो सकता है कल तक मौसम साफ हो जाएगा या हो जाए, आदि वाक्य जो हैं ये संदेह प्रकट कर रहे हैं। और इसमें इसका संदेहवाचक वाक्य के नाम से ही इसका भेद परिभेद कर दिया गया। और आठवां है संकेतार्थक वाक्य, जहां इशारा किया जाए, संकेत किया जाए। जैसे जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वो वाक्य संकेतार्थक वाक्य कहलाता है, यानी वो उसका अर्थ संकेत के रूप में देता है या शर्त के रूप में देता है। जैसे पढ़ोगे तो पास होगे, या यदि वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। इसी तरह से हवा चलती है तो वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, वर्षा होती है तो मेंढक टर्राते हैं, झिंगूर बोल रहे हैं क्योंकि आज वर्षा हुई है। इस तरह के वाक्य जिनको किसी संयोजक अव्यय के आधार पर जोड़ करके बताया जाए, इशारा किया जाए, शर्तनामा किया जाए, ऐसे वाक्य जो हैं वो संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। और ये अर्थ के आधार पर वाक्य रचना का या वाक्य के भेदों का आठवां भेद हुआ। और अब तीसरा जो है वाक्य भेद का तीसरा आधार है रचना के आधार पर वाक्य भेद। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने आप में एक महती रचना के आधार पर वाक्य भेद जो हैं ये खास मुद्दा है। ये आपको छोटी कक्षाओं से लेकर के विशेष करके 8वीं 7वीं से ही शुरू हो जाता है और आपको बड़ी से बड़ी परीक्षाओं तक रचना के आधार पर शब्द भेद जो हैं ये थोड़ी से जटिल पड़ते हैं। इनको पूछा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमारे पाठ्यक्रमों में भी जैसे 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में हिंदी भाषा में या व्याकरण के विशेष टॉपिक में इसको रखा जाता है, इसलिए इसको मैं आपके सामने सरलतम रूप से पेश करूंगा और आप सीखिए इसको कि रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं। 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। जैसे पहला है, सीखिए, सरल वाक्य या इसी को कहते हैं साधारण वाक्य। तो जैसा कि ये इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, बात सामने आ रही है, सरल या साधारण। सरल नाम है सीधा साधा का। इसमें इसकी परिभाषा तो आप अपने ढंग से यूं बनाएंगे कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, अभी अभी आया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय, वो अभी यहाँ काम आ गए। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। कोई भी वाक्य हो उसमें एक ही उद्देश्य है, यानी कर्ता एक ही है और वो काम का होना भी एक ही पाया जाता है, तो आप याद रखिए वो सरल वाक्य है या साधारण वाक्य है। जैसे
इसमें मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा है। पहले उदाहरण के लिए, मैं जाता हूँ, बस कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, छोटा सा वाक्य है। मैं काम का करता है, जाने की क्रिया कर रहा है, छोटा सा वाक्य है, मैं जाता हूँ, सरल वाक्य हुआ। ये छोटा सा है और इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया है, इसीलिए ये सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य बड़े से बड़ा भी हो सकता है। आप उसमें तो एक ही पहचान करिए कि जिसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, वो सरल वाक्य होगा। जैसे मैंने एक बड़ा सा वाक्य बनाया है, ये तो छोटा रूप दिया, बड़ा वाक्य बनाया है। कमला ने गत वर्ष 95% अंक लेकर राजस्थान बोर्ड अजमेर से सीनियर सेकेंडरी साइंस की परीक्षा पास की। साहब लंबा थोड़ा वाक्य है, जैसे मैं जाता हूँ, इससे तो इसकी कोई 10 गुना बड़ा है। लेकिन अब ये कहते बड़ा सारा वाक्य है, तो इसके चक्कर में ना पड़े। इसमें ये सोचें आप सबसे पहले कि ये कहा किसके लिए गया है, यानी उद्देश्य कौन है इसमें। उद्देश्य इसमें कमला है। ये कमला नामक लड़की जिसने पिछली साल 95% अंक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से लेकर के अपनी सीनियर सेकेंडरी साइंस की परीक्षा पास की थी, उसके बारे में, कमला के बारे में कही गई है। तो इसमें एक ही उद्देश्य है, कमला। और फिर इसको उद्देश्य और विधेय में समझिए। कमला इसमें उद्देश्य है और बाकी फिर जो कुछ बचा है वो सारा का सारा विधेय है। यानी उद्देश्य के बारे में या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो सारा का सारा वाक्य विधेय होता है। पहले बच्चों, कमला उद्देश्य है और उन्हें गत वर्ष इतने यहाँ तक का, फिर ये सारा का सौदा जो है ये विधेय हो गया। अतः अब साधारण वाक्य को समझने के लिए बड़ी आसान सी बात हुई कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। और इसके आपको आगे इसकी जब विश्लेषण करना पड़ेगा तो ये बात निश्चित रूप से समझनी पड़ेगी कि इसका उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। क्योंकि वाक्य का जिस तरह से हमने शब्दाध्ययन में शब्द का जो मीमांसा थी उसको खुलासा करना था वाक्य में आए हुए को, उसे पद व्याख्या या पद परिचय या पदान्वय के नाम से गहन अध्ययन किया था उसका। इसी तरह से हमें वाक्य का भी विश्लेषण करना पड़ेगा, हमारे पाठ्यक्रम में रखा जाता है। तो वो हम अगले बार में जब अध्ययन करेंगे वाक्य का विश्लेषण या वाक्य का संश्लेषण, उस समय हमारे ये काम आएगा कि उद्देश्य और विधेय से हम पहचान कर सकेंगे कि ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य इत्यादि। अब आगे इसी में बढ़ रहे हम। सरल वाक्य के बाद में दूसरा भेद है रचना के आधार पर वाक्य का मिश्र या मिश्रित वाक्य। भाई इसमें सीधी सी बात है, इसके जैसे इसमें तो सरल शब्द से पता लग रहा था साधारण से, और इसमें मिश्र नाम है मिले जुले का, मिक्स का, मिक्सचर का। इसलिए मिश्रित वाक्य के लिए आप यूं समझिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा उसके आश्रित एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी उस प्रधान उपवाक्य के आश्रित वाक्य हों, आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। बड़ी सरल परिभाषा है। एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और उसके आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हैं, वैसे दोनों उपवाक्य कहलाते हैं। प्रधान भी उपवाक्य कहलाता है तो उसके आश्रित वाले तो उपवाक्य होते ही होते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा उसके आश्रित एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी ने कहा, उदाहरण देखिए, गांधी ने कहा कि मैं भारत को आजाद कराऊंगा। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय गांधी का वक्तव्य था, कहीं छपा हुआ मिल गया। तो यहाँ ये कहा है, भाई गांधी ने कहा, ये वाक्य हो गया छोटा सा जो प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि कर्ता के जो वक्तव्य है वही प्रधान उपवाक्य होगा। और अब इसके आश्रित वाक्य जो है की से जोड़ करके, ये संयोजक है, की से जोड़ करके कहा गया मैं भारत को आजाद कराऊंगा, ये इसके आश्रित वाक्य हुआ। गांधी ने कहा वाक्य जो है इसके आश्रित वाक्य हुआ, मैं भारत को आजाद कराऊंगा। अब इसमें प्रधान वाक्य तथा आश्रित वाक्य, वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक
अव्यय करता है। अर्थात समुच्चय बोध का व्यय या योजक शब्द सीखिए कि मिश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य के साथ जोड़ने वाले सबसे पहला है की, क्योंकि, यदि, ताकि, अर्थात, जब, तब आदि, ये योजक शब्द हैं। जैसे ये की है, गांधी ने कहा कि मैं भारत का आजाद कराऊंगा, सीता ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, बुढ़िया मर गई क्योंकि वो बीमार थी, क्योंकि इसे जोड़ दिया इसको, बुढ़िया मर गई क्योंकि वो बीमार थी। इसी तरह से इन योजक शब्दों से वाक्य को प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है, इसलिए ये योजक शब्द कहलाए। और मिश्रित वाक्य में यही है कि प्रधान उपवाक्य को किसी योजक शब्द के बीच में देकर के और फिर उसके आश्रित वाक्य को उससे जोड़ दिया जाता है, ऐसा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वे मेरे घर आएंगे, उदाहरण देखिए, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है, एक वाक्य है। अब ये साधारण वाक्य या सरल वाक्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें दो वाक्य आ गए, वे मेरे घर आएंगे तो यह आ गया, और दूसरा यह है क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है, और क्योंकि इसको संयोजक से जोड़ दिया, इसलिए ये साधारण वाक्य श्रेणी में नहीं है। हम इसको ये कहेंगे कि की से जुड़ा है, क्योंकि से, की से, जो से, तो से जुड़ा है, तो ये मिश्र या मिश्रित वाक्य है। क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि वो मेरे घर आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है, अतः ये इसके आश्रित हुआ, तो इसको खुलासा किया है। इसमें वे मेरे घर आएंगे ये प्रधान वाक्य है, क्योंकि योजक है, और उन्हें अजमेर घूमना है ये आश्रित उपवाक्य है। इसलिए आश्रित उपवाक्य के, जो भी आश्रित उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य के, उसके फिर इसमें थोड़ा कठिन पड़ेगा, उसमें 3 भेद माने गए हैं। आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद हैं, मिश्रित के पूरे के नहीं है, यानी प्रधान मिश्रित में प्रधान उपवाक्य के आश्रित जो वाक्य होता है उसके 3 भेद मानने हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। और अब इनको ठीक से समझिए। इसमें योजक की, जो, तो से इनकी पहचान की जाती है। संज्ञा उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य के आश्रित जो वाक्य होता है वो संज्ञा प्रधान होता है या संज्ञा व्यवहृत होता है। शब्द आपको नीचे लिखा है व्यवहृत, एक ही शब्द से काम चल जाएगा। संज्ञा उपवाक्य के लिए आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप ये कहिए कि प्रधान उपवाक्य के आश्रित जो वाक्य है वो यदि संज्ञा व्यवहृत है तो वो संज्ञा उपवाक्य है। सरल सी परिभाषा हो गई। चाहे आप अपने ढंग से बनाएं तो ये बना लें कि प्रधान उपवाक्य के आश्रित जो वाक्य है वो संज्ञा, उसमें संज्ञा प्रधान है तो वो संज्ञा उपवाक्य है। जैसे ये ऊपर जो बड़ा उदाहरण था ये संज्ञा प्रधान था। गांधी ने कहा कि मैं भारत को आजाद कराऊंगा, ये की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य हुआ। और इसी तरह इसका दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य, यानी प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताने वाला यदि आश्रित उपवाक्य है तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे जो व्यक्ति बैठक में बैठा है वो कल भी आया था। अब यहाँ जो व्यक्ति बैठक में बैठा है ये प्रधान उपवाक्य हुआ, और इसके आश्रित हुआ भाई वो कल भी आया था, यानी वो उसकी विशेषता हो गई कि जो बैठक में बैठा है ना आज, ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है। इसके आश्रित दूसरा है कि उसकी विशेषता यह है कि वो कल भी आया था। ये वो लड़की है जिसने गत वर्ष 10वीं पास की थी। अब यहाँ ये वो लड़की है, ये प्रधान उपवाक्य हुआ, और उसकी विशेषता यह है जिसने गत साल 10वीं पास की थी। इसलिए एक के प्रधान उपवाक्य के आश्रित वाक्य जो विशेषण प्रधान होता है, अर्थात विशेषण व्यवहृत होता है, इस शब्द को काम में ले लें,
यदि आश्रित उपवाक्य विशेषण व्यवहृत है तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण हमने 2-3 पेश कर दिए, इसी तरह से और आप कह सकते हो वो जा रहा है वो मेरा परिचित है, जो व्यक्ति सड़क पर जा रहा है वो मेरा परिचित है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य हो गया, मेरा परिचित है, और जो व्यक्ति सड़क पर जा रहा है ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और उसकी विशेषता ये होगी कि मेरा परिचित है, इसीलिए ऐसे वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। और तीसरी प्रकार का वाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य में हमने ये पढ़ा था क्रिया विशेषण में कि उसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अतः ऐसा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित ऐसा उपवाक्य जो क्रिया विशेषण के रूप में है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे वर्षा होती है तो मेंढक टर्राते हैं। अब ये वर्षा होती है प्रधान उपवाक्य है, और मेंढक टर्राते हैं तो से संयोजक से जोड़ करके इसको उसका विशेष क्रिया विशेषण बता दिया। यानी एक क्रिया पहला प्रधान उपवाक्य जो है उसकी क्रिया की विशेषता दूसरा उपवाक्य उसके आश्रित उपवाक्य बता रहा है। अतः क्रिया विशेषण व्यवहृत वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। और इसके आप कोई उदाहरण बना सकते हो। बादल गरजता है तो वर्षा होती है, बादल गरजता है तो मोर बोलते हैं, और वर्षा होती है तो झिंगूर बोलते हैं, हवा चलती है तो वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। यदि इस तरह के जो वाक्य हैं ये सामान्यतः क्रिया विशेषण वाक्य होते हैं। बच्चों, हमने इसके लिए पूरा प्रयास किया कि आश्रित वाक्य के 3 भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रत्येक पर हमने विस्तृत विचार करते हुए इसके भेद और उदाहरणों को सीखा। और अब इससे आगे रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है। रचना की दृष्टि से वाक्य का तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। इस पर थोड़ा सा और विचार करेंगे। संयुक्त वाक्य जैसा कि 2 वाक्य संयुक्त, यानी जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या साधारण वाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकरण इस शब्द को सीखिए, ये इसका महती शब्द है। समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द द्वारा, इसके संयोजक शब्द होंगे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, तथापि आदि। ये इनसे जुड़े हुए 2 सरल वाक्य यदि किसी संयोजक के द्वारा जुड़े हुए हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा, या उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कमला खेलती है और सरला पढ़ती है। देखिए इस वर्ष और कोई यदि हम इसमें हटा देंगे तो ये दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं। कमला खेलती है सरल वाक्य है, सरला पढ़ती है सरल वाक्य है। और दोनों सरल वाक्यों को एक वाक्य बनाने के लिए और संयोजक से जोड़ दिया गया, यानी समुच्चय बोधक अव्यय जो है उससे जोड़ बैठेगा इसका। और समुच्चय बोधक अव्यय है कि इससे दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया, कमला खेलती है और सरला पढ़ती है। अतः ये संयुक्त वाक्य कहलाए। सरल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं इसमें। यानी इसमें 2 समानाधिकरण वाक्य, बराबर के अधिकार के, दोनों ही अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं, और दोनों को किसी योजक के द्वारा जोड़ करके एक वाक्य बना दिया जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे फिर देखिए इसमें संयुक्त वाक्य में उदाहरण है, दूसरा उदाहरण मैंने कहा है, कृष्ण बंशी बजा रहे हैं और राधा नाच रही है। भाई अपने आप में दोनों वाक्य पूर्ण हैं। कृष्ण बंशी बजा रहे हैं, लिख दिया, ठीक है, सादी बात है, साधारण वाक्य है, कृष्ण बंशी बजा रहे हैं भाई, और राधा नामक लड़की नाच रही है, ये भी पूर्ण वाक्य है। लेकिन जब इसका संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कहा जाए या इसका रूप यूं कर दिया जाए किसी के द्वारा कि कृष्ण बंशी बजा रहे हैं और राधा नाच रही है, दोनों वाक्यों को
संयोजक और से जोड़ करके एक वाक्य कर दिया तो यही वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया। इसलिए इसकी परिभाषा भी सरल है और इसका भेद विभेद भी सरल है। ना तो संयुक्त वाक्य की कोई भेद विभेद है। अब हम इसके विश्लेषण में जरूर इसकी छटनी करेंगे, सारी की सारी वाक्य विश्लेषण जो अपने आप में महत्व मुद्दा है, जो अगली बार इसको अभ्यास करेंगे इसका। और इसमें तो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के जो भेद हैं इनको आप ध्यान में रखते हुए सहज प्रक्रिया से इस प्रश्न को समझिए। और आज हमने फिर वाक्य रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के भेद, प्रभेद और उनकी परिभाषाएं, उदाहरण आदि का अध्ययन किया और इसका बार बार अभ्यास करते हुए आप इसको ठीक से सीखिए। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आपका ज्ञान परिपक्व हो, सब तरह से आप इसमें पारंगत हों। नमस्कार।